हाय दोस्तों, चलिए हम लोग साइंस की अगली सीरीज देखते हैं। आज चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है? पोषण तथा पाचन। ठीक है, साइंस की सीरीज में न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। आइए तो देखते हैं हम लोग कि पोषण काफ़ी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। इसमें हो सकता है कि न्यूट्रिशन में ही तो चैप्टर दो लेक्चर लग जाए, कम से कम आधे घंटे 35-40 मिनट का 2 लेक्चर लग जाएगा। और फिर उसके बाद डाइजेशन हम लोग देखेंगे तो पाचन, यानी कि उसमें भी हम लोग कम से कम 2 लेक्चर या से 3 लेक्चर लगेंगे। दोस्तों हम लोग एकदम पूरी कंप्लीट स्टडी करेंगे ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन मिस ना होने पाए, कोई भी पॉइंट। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पोषण सबसे पहले कहते किसको हैं वो देख लेते हैं कि पोषण होता क्या है और कहते किसे हैं। ठीक है, तो साथियों पोषण किसे कहते हैं? पोषण क्या होता है कि अपने आप को तथा पूरे जीव शरीर को, ठीक है, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, जीव है, तो क्या करता है अपने आप को या पूरे जीव शरीर को जीवित दशा में बनाए रखने के लिए शरीर की प्रत्येक कोशिका में जीव पदार्थ के जो घटक होते हैं, ठीक है, कोशिका में जो जीव पदार्थ घटक, जैसे जिसको क्या कहते हैं, जैव अणु, ठीक है, यानी बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, वो निरंतर टूटते और बनते रहते हैं। और किस क्रिया के द्वारा ये टूटते बनते हैं? उपापचय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें निरंतर जो खपने वाले जो पदार्थ होते हैं, जिसको हम एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं ना, कच्चे माल के तौर पे, जो रॉ मटेरियल के रूप में जीव अपने बाहरी वातावरण से इसको ग्रहण करता है। ठीक है ना, वो अंदर से तो मिलेगा नहीं, बाहरी वातावरण से लेता है। ठीक है, और जब वो बाहरी वातावरण से इसको लेता है तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही जीव का क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि जीव को अपने जीवित दशा को बनाए रखने के लिए, उन्हें जिंदा रहने के लिए सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो उपापचय की क्रिया हो रही है, उसको रॉ मटेरियल की सप्लाई बाहर से देना, ठीक है, कच्चे माल की सप्लाई बाहर से देना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन या पोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया पोषण का एंड न्यूट्रिशन। आज हम लोग इसमें पहले टॉपिक न्यूट्रिशन ही देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है साथियों कि पोषण विधि के अनुसार जीव क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मोस्टली जानते हैं इसको लोग। क्या होते हैं? स्वपोषी, और एक दूसरे क्या होते हैं, परपोषी। स्वपोषी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, या फिर इनको हेलोफाइट्स भी बोलते हैं। ये जानना जरूरी है साथियों कि जो और करके जो दूसरा नाम होता है ना, कभी कभी एग्जाम में उस दूसरे नाम से ही पूछ लेता है क्वेश्चन, केवल वही लिखेगा, इंग्लिश में भी लिख देगा हेलोफाइट्स और हिंदी में उसके उसी का प्रोनाउंसिएशन लिख देगा हेलोफाइट्स, तो अब कंफ्यूजन हो जाएगा कि वो हेलोफाइट्स क्या होते हैं, हम तो ऑटोट्रॉप सुने हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं स्वपोषी। अब स्वपोषी में भी 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको लेक्चर में सेल वाले चैप्टर में, जब चैप्टर में पढ़ा रहा था, तो उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बताया कि स्वपोषी परपोषी क्या होते हैं। यहाँ पे एक ओवरव्यू देखते चलेंगे। ठीक है, स्वपोषी में 2 कौन होते हैं? एक कीमोसिंथेटिक होते हैं, जिनको जिनको कि क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, रसायन संश्लेषक। कीमोसिंथेटिक में जैसे कैसे होते हैं कि जो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो कि एक कार्बनिक पदार्थ होता है उसी का ब्रेक डाउन करके, ऑक्सीडेशन करके, ऑक्सीडाइज करके क्या करते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन अपना लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें जैसे देख लीजिए क्या है, कुछ कुछ जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्राइट बैक्टीरिया। अब नाइट्राइट बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, पहले नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। जैसे क्या है, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोसोकोक्कस, 2 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को, जो वातावरणीय नाइट्रोजन है, जो एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन मौजूद है, उसको क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। और एक अगला बैक्टीरिया फिर है जिसको कि नाइट्रेट बैक्टर बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रेट बैक्टीरिया। अब ये नाइट्रेट बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रेट बैक्टीरिया जो नाइट्राइट में कन्वर्ट किया हुआ है, किसके द्वारा, नाइट्राइट बैक्टीरिया के द्वारा, उस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। जो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं। अब यह जो नाइट्रेट कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन जो सीधे नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया 2 स्टेप में, इसको अब पौधे ग्रहण करते हैं, पौधे अपना यूज करते हैं। ठीक है, यूटिलाइज करते हैं अपने पोषण में। तो ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, अब इसमें जो सल्फर बैक्टीरिया होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड का ब्रेक डाउन करके जो है अपना न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, तो अगला ये हो गया आपका कीमोसिंथेटिक। दूसरा इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स, मतलब फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, इसमें फोटोसिंथेसिस मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिसमें क्या हो जाएंगे, जितने भी हरे पौधे हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिनको हम साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। और क्या है, कुछ प्रोटिस्टेंस होते हैं। प्रोटिस्टा में एक यूनिक नाम है यूग्लिना। और साथियों यूग्लिना से क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया बनता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है या लोअर ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन कंडक्ट करता है। यानी अगर सनलाइट मिलेगा तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेगा, और सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन भी कर लेगा, यानी कि कार्बनिक पदार्थों का ब्रेक डाउन करके, ऑक्सीडेशन करके भी अपना न्यूट्रिशन कर लेता है। वो है यूग्लिना। ठीक है, इसको जानना जरूरी है, बहुत क्वेश्चन पूछता है यूग्लिना से, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हो गए स्वपोषी
में दो प्रकार हो गया, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। दूसरा टाइप जो मेजर टाइप है न्यूट्रिशन का, पोषण का, वो है हेट्रोट्रॉप्स यानी परपोषी या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब परपोषी आप सभी जानते हैं, परपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन दूसरे जीवों से, दूसरे पदार्थों से, दूसरे होस्ट सेल से ग्रहण करते हैं, उसको हम परपोषी बोलते हैं। पर मतलब दूसरा, पोषी मतलब अपना पोषण प्राप्त करना। अब आइए साथियों देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के प्रकार कौन कौन से हैं, और न्यूट्रिशन के प्रकार में हम दो बेसिकली देखेंगे, एक तो भोजन के स्रोतों के आधार पे, एक है भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पे। दोनों में देखिए डिफरेंस है। पहला तो है कि भोजन का स्रोत उनका क्या है, वो क्या खाते हैं। ठीक है, वो किस तरह का भोजन खाते हैं, उसको भोजन का स्रोत बोलेंगे, सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, दूसरा क्या है, भोजन प्राप्त करने की विधि, वह कैसे खाते हैं, वो उनके खाने की विधि क्या है, मेथड क्या है, किस तरह से खाते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये भोजन प्राप्त करने की विधि आएगी। अब भोजन स्रोतों के आधार पर क्या होता है कि इनकी प्रमुख 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन से, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ये मुझे बताना नहीं है कि शाकाहारी सर्वाहारी क्या होते हैं। शाकाहारी जो पूरे प्लांट्स का, जैसे गाय भैंस वगैरह होंगे, ये सब केवल प्लांट्स का यूज करते हैं। ठीक है ना, अनाजों का यूज करते हैं। मांसाहारी वो क्या होते हैं, जो केवल मांस का यूज करते हैं, जैसे आपका लायन हो गया, शेर हो गए, कैट हो गए, डॉग हो गए। ठीक है, सर्वाहारी तीसरा टाइप क्या है, सर्वाहारी। सर्वाहारी में बेस्ट एग्जांपल, एक यूनिक एग्जांपल मिलता है, वो भी है ह्यूमन बींग्स, इंसान, मनुष्य। ठीक है, ये सब खाता पीता है। ठीक है, तो ये हो गए 3 प्रकार के। अब भोजन प्राप्त करने की जो विधि है ना, इसको थोड़ा सा समझना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। बढ़िया, एक टाइप का क्वेश्चन तो बहुत बनता है। अब देखिए इसके आधार पर भी 3 श्रेणियां हैं जंतुओं की। कौन कौन सी, एक है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णभोजी। ठीक है, पूर्णभोजी न्यूट्रिशन, ये क्या है, ऐसा जीव जो बिना पचे हुए ठोस या तरल भोजन का अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन कर लेता है, यानी वो जितना भोजन पदार्थ है ना, भोज्य पदार्थ, उसको पूरा इंगल्फ कर जाएगा, पूरा वो अंदर ले लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन या पूर्णभोजी। होलोजोइक न्यूट्रिशन साथियों पूछा जाता है एग्जाम में कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इसमें वही होता है कि पूरे भोजन पदार्थ का जो सॉलिड पार्ट है वो पूरा का पूरा इंगल्फ कर लिया जाता है। अब देखिए इसमें जैसे खासतौर से कौन से आते हैं, इंसेक्टिवोरस, कीट भक्षी। अब देखते हैं जो कीटों को खाने वाले हैं कौन से, एवीज यानी बर्ड्स जो होती हैं, वो क्या करते हैं, उसमें काट छाट थोड़ी करते हैं, वो सीधे उनको पकड़ते हैं, पूरा इंगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस हो गए। और क्या है, और दूसरा है कि रक्त चूसने वाले जो रक्ताहारी होते हैं, यानी कि जिनको हम बोलते हैं सैंगिवोरस। ठीक है, ये भी ब्लड का, वो ब्लड को चूसते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है इसमें, ये तो पहला हो गया पूर्णभोजी होलोजिक न्यूट्रिशन। तीसरा कि मृतभोजी यानी सेप्रोबायोटिक, सेप्रोफिटिक प्लांट्स में पढ़ते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो सड़े गली चीज़ें होती हैं, मरी हुई चीज़ें होती हैं, जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, प्लांट्स पौधे, उन पर उनसे जो अपना भोजन मिलते हैं, उनको हम मृतभोजी कहते हैं। तीसरा क्या है, परजीवी, पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट जो दूसरे जीवों के बॉडी पे होस्ट पे उनको एज ए होस्ट बना करके रहते हैं, उनकी बॉडी पे, उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परजीवी के रूप में। अब आइए साथियों देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है। मानव अपने भोजन में क्या करता है, मुख्यतः 7 पोषक पदार्थों का इस्तेमाल करता है। ह्यूमन बींग्स यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है रेफरेंस में कि वह किस तरह के कितने भोज्य पदार्थों का इस्तेमाल करता है। तो मुख्य रूप से 7 भोज्य पदार्थ उसके भोजन में होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट एंड विटामिन्स। साथियों अब इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो हिंदी मीडियम के साथी वो घबराए नहीं, आप इनको हिंदी में भी आप लिखेंगे तो हिंदी में बस इनका प्रोनाउंसिएशन ही आप लिखेंगे। ठीक है, तो इनको आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में इनका प्रोनाउंसिएशन लिख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक अम्ल बोल देंगे, एसिड को बस अम्ल, वाटर मिनरल्स, ये इसको मिनरल्स साल्ट बोलते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा, वाइटामिन्स। अब आइए देखते हैं इसको हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी में करते चलते हैं साथियों। ठीक है, आगे कुछ देख लेते हैं। और क्या है, इन पदार्थों में से जल व खनिज लवण, जिनको मिनरल सॉल्ट बोलते हैं, इन पदार्थों में से जल व खनिज लवण यानी कि इनऑर्गेनिक होते हैं तथा शेष कार्बनिक। अब देखिए ये ध्यान रखना है कि जिसमें वाटर है और जो मिनरल्स है, ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होता, उसको हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। और बाकी शेष क्या होते हैं, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक होते हैं, यानी जिसमें कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, अब साथियों देखते हैं हम न्यूट्रिशन के पोषक पदार्थों के बेस पे। ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, जो भी पोषक पदार्थ अभी हमने साथ पढ़ा है, इसमें बेसिकली 2 तरह के ये होते हैं। इनको मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी दीर्घ पोषक, और दूसरा क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी लघु पोषक। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े आकार के होते हैं और जिनकी ज़्यादा जरूरत हमारे बॉडी में पड़ती है। ठीक है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई।
हमारी पोषण में सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ी है, मेजर मुख्य रोल निभाते हैं हमारी पोषण में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन्स। और दूसरा क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी लघु पोषक। लघु मतलब बहुत अल्प मात्रा में, कम मात्रा में इनकी जरूरत होती है। जैसे क्या है, जल के अतिरिक्त, जल तो सबसे ज़्यादा चाहता है, ठीक है, तो इसलिए लिख दिया कि जल के अतिरिक्त अन्य जो शेष पोषक पदार्थ है, जैसे क्या है, मिनरल्स, वाइटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है, इनकी हमको हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जरूरत नहीं पड़ती है। आइए आगे देखते हैं। क्रियात्मक उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थ क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्रियात्मक उपयोगिता मतलब कि ये किस तरह से इनकी फंक्शनैलिटी है, किस तरह से इनकी क्रियाविधि है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं क्या है, 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। साथियों हम लोग एकदम बिल्कुल डिटेल स्टडी कर रहे हैं। अगर कोई चाहे तो उसको टीजीटी लेवल पर भी जो पढ़ रहा है वो भी पढ़ सकता है, ग्रुप डी लेवल पर भी जो एग्जाम दे सकता है, पीसीएस लेवल पर भी एग्जाम दे सकता है, यूपीएससी लेवल पर भी दे सकता है, ज़्यादा डीप से डीप। क्योंकि साथियों आज के डेट में ग्रुप डी का भी एग्जाम हमको कहते हैं कि ग्रुप डी का है, लेकिन जो पेपर दे रहा है उसको पता है कि वो कहने को ग्रुप डी है, क्वेश्चंस उसके इतने डीपली कभी पूछ दिया जाता है कि हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कोई चांस नहीं लेंगे, बिल्कुल डीप स्टडी करते चलेंगे। क्या है 4 प्रकार के, पहला तो है एनर्जी प्रोड्यूसर, ऐसे भोज्य पदार्थ या ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो केवल हमको सीधे एनर्जी डायरेक्ट देते हैं। जैसे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ये हमको हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। और दूसरा क्या है, लिपिड्स है। लिपिड्स क्या होते हैं, ये थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। जब हमारे बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो लिपिड्स भी ब्रेक डाउन करके अपने आप को, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसको हम आगे अभी डिटेल स्टडी देखेंगे। दूसरा क्या हो गया, बिल्डिंग सब्सटेंसेज, बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसे बोलते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो निर्माण करने वाली जो पदार्थ हैं। जैसे क्या है, मुख्यतः इसमें इसका उपयोग क्या इसमें होता है, रचना, मरम्मत एवं जनन के लिए। हमारे शरीर में जितनी रचनाएं हो रही हैं फॉर्मेशन, सेल्स फॉर्मेशन में, मरम्मत मतलब क्या, रिपेयरमेंट, हमको अगर कहीं जो चोट लग रहा है, घाव लग रही है तो उसका मरम्मत करना, ठीक है। और भी डेड जो सेल डेड हो रही हैं उनको रिपेयर करना। और दूसरा क्या है, जनन के लिए, रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करती है। और ये खासतौर से कौन सी है, प्रोटीन्स। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, ठीक है। हम प्रोटीन को क्या, निर्माण के भी नाम से भी जाना था। क्वेश्चन अक्सर पूछा था कि बिल्डिंग ब्लॉक हमारे शरीर में निर्माण के लिए कौन सी आवश्यक है, ठीक है, तो वो है प्रोटीन्स। तीसरा क्या है, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, ठीक है, उपापचयी क्रियाओं को, जो हमारी बॉडी में उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, नियमित कौन करता है, तो ये क्या है, जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन जो होता है वो कौन कौन से करते हैं, जैसे विटामिन्स, वाटर्स एंड मिनरल सॉल्ट। ये क्या करते हैं, ये कोई एनर्जी प्रोड्यूसर्स तो नहीं है, लेकिन हमारे सेल के अंदर जो उपापचय क्रिया हो रही है ना, उपापचय मतलब समझते हैं एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, मतलब हमारे शरीर में जो टूटने और बनने और बिगड़ने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं चलती रहती हैं, कुछ चीज़ें टूटती हैं, कुछ चीज़ें बनती हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, अब ग्लूकोज का टूट करके एनर्जी प्रोवाइड करना, तो ये दोनों काम हो रहा है। तो इसको जो नियंत्रित करती है, जो रेगुलेट करती है ना, ये तीनों चीज़ें मिलकर, वाइटामिन रेगुलेट उसमें पार्टिसिपेट करती है, वाटर और मिनरल सॉल्ट, ठीक है। फोर्थ टाइप क्या है, हेरिडिटरी सब्सटेंसेज, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टर्स, जो लक्षण जाते हैं, माता पिता के लक्षण, वो किसके थ्रू जाते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू जाते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल यानी जो क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, तो डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लिक एसिड का बना होता है बेसिकली। तो जो न्यूक्लिक एसिड ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये कौन से मटेरियल होते हैं, ये हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं। ये 4 तरह के मेजरली साथियों हमारे पोषक पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी को नीडी होते हैं, ज़रूरत होती हैं, और हमारे पूरी बॉडी को ये ऑपरेट करते हैं, सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सब कुछ पूरी तरह से ये चलाते हैं। अब आइए इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का रेशियो क्या होता है साथियों, C6H12O6 जो हम कहते हैं, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं ना, यही ना फार्मूला है, C6H12O6। तो इसका जो रेशियो है ना, इसका रेशियो क्या होता है, 1:2:1, यानी 1 संबंध 2 संबंध 1। और इसका नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, CH2O हो, और क्या होता है इसको होल में एन मतलब नंबर ऑफ द कार्बन, ठीक है, 1 रखेंगे तो यहाँ CH1 हो जाएगा, ये जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। देखिए C6H12 यानी एन की जगह हम 6 रख दें तो कार्बन 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये भी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये फार्मूला इसका नॉर्मल फार्मूला, ठीक है, जानते रहिए, जो साइंस के बच्चे हैं उनको भी, और हर किसी को जानना, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है अलग से। अब आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स घुलनशील शर्कराओं, ठीक है, यानी शुगर्स, और अघुलनशील मंड। देखिए अब शुगर जो होती है वो घुलनशील, साथियों आप बड़ा ही अटेंटिवली देखिएगा, इसमें जो लाइनिंग है ना उसमें भी क्वेश्चंस छिपे हुए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, कहीं दे दिया कि इसमें से कौन से घुलनशील पदार्थ हैं, कौन से नहीं है, अब उसमें शर्करा वगैरह बाकी सब दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया स्टार्च या मंड। तो अब आप हमको लगेगा कि हम जानते ना कि तो मंड भी घुल जाता है, तो ऐसा नहीं है, अघुलनशील, ठीक है, क्या है, मंड के रूप में होता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में, अगर घुलित फॉर्म में होगा यानी सॉल्व फॉर्म, डिजॉल्व फॉर्म में होगा तो शुगर, और अघुलनशील के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, स्टार्च के रूप में होता है। अब आइए देखते हैं आगे,
मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स का ये पार्ट है। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? ये क्या होता है? ये रंगहीन, घुलनशील तथा मीठे होते हैं, इसलिए इसलिए इनको क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। मीठे होने की वजह से इनका शुगर नाम है। अब मोनो मतलब क्या होता है? एक, सैकेराइड मतलब शुगर, यानी जब शुगर की, शर्करा की एक संख्या होती है, यानी वो अकेले में रहता है, ठीक है, उसका कोई लंबी चेन या दो के फॉर्म में नहीं होता है, तो उसका मोनोसैकेराइड बोलते हैं, ठीक है, यानी एकल शुगर। एकल शुगर हिंदी में कहें तो एकल शुगर। आगे क्या? जीवों में मुख्यतः 6 या 5 कार्बन शर्कराएं होती हैं, ठीक है, हेक्सोज या पेंटोज शुगर। उसमें अब ये 6 या 5 के बेस पे क्या हो रहा है? इसमें नंबर ऑफ द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, कितने, सॉरी कार्बन, कितने कार्बन मौजूद हैं, उसके बेस पे हम उसको बोलते हैं कि ये पेंटोज शुगर है कि हेक्सोज शुगर है, ठीक है। तो क्या होता है? 6 या 5 शर्कराएं होती हैं। हेक्सोज शुगर में क्या है? जैसे ग्लूकोज, अब देखिए इसमें 6 कार्बन होते हैं हेक्सोज शुगर में। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज, ये सारी चीज़ें साथियों, इनको हम एक ही नाम से, जो अलग अलग है, कभी कभी और करके भी इनका नाम मिलता है, ग्लूकोज ऑब्लिक फ्रक्टोज ऑब्लिक गैलेक्टोज ऑब्लिक मैनोज। अब ये अलग अलग है तो 6 कार्बन वाली शर्कराएं, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग पोषक तत्वों में, पोषक पदार्थों में पाई जाती हैं, ठीक है। ये मीठे फलों एवं शहद में अधिक होती हैं, ठीक है, अगर हम जो फल खाते हैं मीठे फल, उसमें सबसे ज़्यादा होती हैं। और क्या है? डी ग्लूकोज जो होता है, जिसको हम डेक्सट्रोज बोलते हैं, डी ग्लूकोज सबसे अधिक पाई जाने वाली महत्वपूर्ण शर्करा है और ऊर्जा के लिए मुख्यतः इसी का जारण होता है, ठीक है ना। जो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए ना, सबसे ज़्यादा इसी का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है डी ग्लूकोज का, ठीक है, यही टूट करके सबसे ज़्यादा हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। पेंटोज शुगर में जो राइबोज होता है, इसका राइबोज का फॉर्मूला क्या है? राइबोज शुगर C5H10O5 एवं डीऑक्सीराइबोज C5H10O4 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारी जो डीएनए, जो न्यूक्लिक एसिड होती है, डीएनए मटेरियल, उसमें 2 तरह के होते हैं न्यूक्लिक मटेरियल, ठीक है, आरएनए एंड डीएनए। तो आरएनए में क्या होता है? ये आरएनए का राइबोज शुगर होता है, और डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। अब यहाँ से अंतर समझ लीजिए कि डीएनए में 1 ऑक्सीजन कम होता है और आरएनए में 5 ऑक्सीजन। देख लीजिए यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इसीलिए हमको डीऑक्सीराइबोज, डीएनए का क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या नाम है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों ही राइबोज है शुगर, ठीक है, लेकिन बस इसमें 1 ऑक्सीजन कम होता है डीएनए में, इसलिए डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं, ठीक है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पेंटोज शुगर में, 5 कार्बन है, देखिए यहाँ पे, ये पेंटोज शुगर है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्रमशः आरएनए और डीएनए में भाग लेती हैं, ठीक है, पेंटोज शुगर। अब डाइसैकेराइड देखते हैं। डाई क्या होता है? डाई मतलब 2, सैकेराइड मतलब शुगर, यानी जब 2 शुगर आपस में जुड़ जाती है तो उनको हम डाइसैकेराइड बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या है? 2 से 10 तक की जो संख्या, अगर मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं कि अणुओं का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, जो ये ग्लूकोज के जो एक एक अणु जो है मोनोसैकेराइड्स आपस में जो जुड़ रहे हैं, किस बॉन्ड के द्वारा? ग्लाइकोसिडिक। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि जो ग्लूकोज के अणु होते हैं आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ने से एक डाइसैकेराइड बनता है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, जैसे हम फार्मूला का C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अब देखिए ये क्या हो गया? ये डाइसैकेराइड है, C12H22O11। ये शुगर यानी कि चीनी का सूत्र है साथियों, कह सकते हैं आप, ठीक है, शुगर का, जिसको हम लोग यूज करते हैं घरों में, चीनी अपने चाय वगैरह में और जगह। तो अभी क्या, ये चीनी क्या है? डाइसैकेराइड है, ठीक है। अब प्लस इसमें क्या निकल जाता है? वाटर, ठीक है। अब हम चीनी खाते हैं तो हमको तुरंत एनर्जी नहीं मिलेगा, पहले वो ब्रेक डाउन होगा, किस में टूटेगा? मोनोसैकेराइड में। मोनोसैकेराइड फिर टूटेगा तब एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। ये भी मीठी, जल में घुलनशील तथा 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन? डाइसैकेराइड भी क्या होती है? मीठा होता है, जल में घुलनशील भी होता है, सॉल्युबल भी होता है, तथा 3 प्रकार का होता है। देख लेते हैं क्या क्या। माल्टोज एंड सुक्रोज। अब माल्टोज और सुक्रोज जो हो साथियों, क्या होता है? ये प्लांट शुगर है खास तौर से। ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी शुगर का नाम दे करके कई तरह का शुगर दे देगा, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये दे देगा, बोलेगा इसमें से प्लांट शुगर कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? माल्टोज, ये ध्यान रखना है, या सुक्रोज। और लैक्टोज जो होता है ये एनिमल शुगर है, ध्यान रखना है। 3 शुगर हो गए ना, माल्टोज, सुक्रोज 2 हो गए, एक लैक्टोज होगा, 3 शुगर हो गए। तो जिसमें माल्टोज और सुक्रोज क्या है? प्लांट शुगर है, लैक्टोज क्या है? एनिमल शुगर है। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए मिलते हैं। माल्टोज जो होता है क्या होता है? इसमें माल्टोज में बेसिकली क्या क्या मिलकर बनता है? अब ये सब क्या है? डाइसैकेराइड्स है ना। तो माल्टोज किस किस चीज़ों से मिलकर के बनता है? देखिए, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के 2 अणु जब मिलते हैं तो माल्टोज बन जाता है। और ये माल्टोज खासतौर से किसमें मिलता है? जो अंकुरित बीज होते हैं ना, जो अंकुरित सीड्स होती हैं, उसमें क्या मिलता है? माल्टोज। सुक्रोज क्या है? केन शुगर भी इसको बोलते हैं, यानी खासतौर से ईख में, ठीक है, जो गन्ना हम जिसको बोलते हैं, ऊख बोलते हैं गांव की भाषा में, ठीक है, ऊख, उसमें क्या मिलता है? केन शुगर यानी सुक्रोज मिलता है। अब उसमें सुक्रोज किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? किन कौन कौन मोनोसैकेराइड उसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किस में मिलता है? फ्रूट्स में, ठीक है ना।
तो ग्लूकोज फ्रक्टोज जुड़ते हैं तो क्या बनता है सुक्रोज। और लैक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जब आपस में मिलता है तो क्या होता है लैक्टोज बन जाता है। और लैक्टोज शुगर किस में ज़्यादातर मिलता है, ये दूध में मिलता है। ठीक है, आइए, लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा मानव माता के दूध में होती है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, जो भी कर सकते हैं अंडरलाइन कर लीजिए कैसे भी, कि लैक्टोज की सबसे ज़्यादा मात्रा किस में मिलती है, मानव माता यानी कि ह्यूमन जो माँ होती है, यानी जो औरतें जो होती हैं अपने नए बच्चे को जो जन्म दे रहती हैं उनकी दूध में सबसे ज़्यादा लैक्टोज की मात्रा मिलती है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं, डाइसैकेराइड हो गया, अब हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसैकेराइड मतलब बहुलक। ठीक है, जब 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। 10 से हजारों की संख्या में, अभी 2 से 10 तक होता है तो डाई हो जाता है, लेकिन 10 से ऊपर जब चलेगा, 10 से अभी हजारों की संख्या में जुड़ सकते हैं मोनोमर्स। ठीक है, 10 से हजारों की संख्या में मोनोमर्स के जुड़ने से अघुलनशील, अभी भी देखिए पॉलीसैकेराइड जो होता है वो क्या है, अघुलनशील है, ये डिजॉल्व फॉर्म में नहीं रहता है। जटिल पॉलीसैकेराइड यानी मंड पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड को क्या मंड या स्टार्च बोलते हैं और ये पॉलीमर्स बनाते हैं। कभी कभी साथियों डाइसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं। ठीक है, मोटी मोटा उसको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं, उसमें नंबर ऑफ द कार्बन्स यानी ज़्यादा हो जाते हैं, वो 2 से 3 से 4 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी वो नियर अबाउट 8-10 के आसपास होते हैं तो उसको ओलिगो बोलते हैं। जिगर तथा पेशियों में उपचयन यानी एनाबॉलिज्म के अंतर्गत ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नामक जंतु मंड बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नामक जो जंतु होते हैं, जंतुमंड यानी एनिमल के बींग्स में जो ग्लाइकोजन होता है उसमें ये ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल बींग्स में बनता है, ये ध्यान रखना है, स्टार्च है, ये जंतुमंड है, प्लांट मंड मत समझ लीजिएगा। ठीक है, और यह ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का काम करता है, यानी कि क्या रिजर्व फ्यूल। ठीक है, रिजर्व फ्यूल के रूप में हमारे बॉडी में काम करता है। पादपों में यह काम कंदों और जड़ों की इन्यूलिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो कंद, यानी कंद किसको बोलते हैं, कंद जो जैसे आलू जो है और अरुई जो एक सब्जी जो होती है, ठीक है, ये सब क्या है कंद ना, कि जड़ों में इन्यूलिन करती हैं। और काइटिन जो होता है नाइट्रोजन युक्त पॉलीसैकेराइड्स हैं जो कीटो तथा आर्थ्रोपोडा के सेल वॉल तथा बाह्य कंकाल बनाते हैं। ठीक है, यानी जो काइटिन भी है वो कहने का मतलब क्या है कि काइटिन भी जो क्या है वो भी पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, और लेकिन वो कहाँ पाया जाता है, कीट और आर्थ्रोपोडा के जितने भी जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सेल वॉल का जो किससे बना होता है, वो काइटिन से। मधुमेह रोगियों के लिए क्या होता है, भोजन के मिठास में भोजन के मिठास के लिए क्या दिया जाता है, सैकरीन। सैकरीन एक मीठा पदार्थ है, सैकरीन का उपयोग किया जाता है। और सैकरीन क्या है, सैकरीन एक मीठा, बहुत ही शुगर से बहुत ज़्यादा मीठा होता है साथियों ये। ठीक है, सैकरीन क्या है, सैकरीन एक कृत्रिम शर्करा है जो शर्करा से कहीं अधिक मीठा पदार्थ होता है। ठीक है ना, परंतु शर्करा नहीं होती, ये शुगर नहीं होता लेकिन शुगर से ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें और क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के महत्व देख लेते हैं क्या क्या है। मोनोसैकेराइड मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करते हैं। जो मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो एकल होते हैं, जो तुरंत टूटते हैं, अगर मोनोसैकेराइड टूटेगा तो तुरंत एनर्जी मिलेगी। ये बेसिकली किसके लिए, ऊर्जा उत्पादन के रूप में हमारे बॉडी में ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में काम करते हैं। पॉलीसैकेराइड के रूप में संयोजी ऊतकों की रचना में भाग लेते हैं। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो संयोजी ऊतक जो हमारे कनेक्टिंग टिश्यू होती है, ब्लड वगैरह होता है, तो पेशी होती है, मस्कुलर से जो टिश्यूज होती हैं उसमें किसमें उनकी संरचना में भाग लेता है। ग्लाइकोजन के रूप में रिजर्व फूड का काम करते हैं। जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये किस में, ग्लाइकोसिलेसिस की प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लाइकोजन क्या होता है, हमारी बॉडी में रिजर्व फूड, बेसिकली लिवर में रिजर्व रहता है। ठीक है, रिजर्व फूड के रूप में काम करता है हमारी बॉडी में, हमको खाना थोड़ा देर तक नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये ग्लाइकोजन टूट करके हमको फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है। आरएनए और डीएनए के घटक भी होते हैं, कौन, शुगर्स, आप पढ़े हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर और क्या नाइट्रोजनस बेस मिल करके क्या न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड में एक एसिड मिल जाता है, कौन सा, H3PO4, नाम पता है आपको, फास्फोरिक एसिड, जब जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, अब आए साथियों कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग खत्म कर लिए। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या, फैट्स एंड अदर लिपिड्स, यानी वसाएं और अन्य लिपिड्स क्या क्या होती हैं। साथियों लेक्चर बहुत लंबा हो सकता था, मैं बहुत जल्दी जल्दी इसीलिए पढ़ रहा हूँ फटाफट, ये बस जो मैंने एकदम की पॉइंट्स लिखे हैं, शॉर्ट नोट्स एकदम बनाया है। ठीक है, इसी को मैं पढ़ते जा रहा हूँ, नहीं तो अभी डिटेल में अगर इसको पढ़ाया जाए तो काफ़ी लंबा हो सकता है लेक्चर। देखिए वसाएं देखते हैं क्या है, हमारे भोजन के सारे तैलीय तथा चर्बीदार ना, जो ऑयली होते हैं और चर्बी जिसमें होते हैं, अर्थात चिकनाई वाले, अब चर्बी किसको कैसे पहचानेंगे, जिसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, चिकनाई वाले घटक क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। इनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। किसमें, लिपिड्स में। लिपिड में देखिए ये ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट से किस में अंतर है, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन कम,
ऑक्सीजन की मात्रा कम। उसमें लिपिड कार्बोहाइड्रेट में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा एक रेशियो में होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा होंगे। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन तो ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन इसमें क्या होता है लिपिड्स में बहुत कम होता है। ठीक है, लिपिड अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, और जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होते, अर्थात जलांतक, इनको इंग्लिश में, हिंदी में जलांतक और इंग्लिश में हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक इन द सेंस, इसका सीधा समझ लीजिए कि जो जल के अणुओं से दूर भागे। दूर भागे मतलब कि जल में उसको डाल के घोलना चाहेंगे तो घुलेगा नहीं, उसी पर तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। और ऐसे ही उनको साथ में मिलाना चाहेंगे तो मिलेंगे नहीं, वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, उनको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ठीक है, इसको एक दूसरा होता है हाइड्रोलविंग। ठीक है, हाइड्रोलविंग क्या होते हैं, जो वाटर में बहुत सॉल्युबल होते हैं, तुरंत घुल जाते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं, और जल में अघुलनशील होते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में ही घोला जा सकता है। लिपिड जो होता है केवल कार्बनिक विलायकों में ही इसको हम घोल सकते हैं, बाकी किसी और पदार्थ में इसको घोल नहीं सकते हैं। ठीक है साथियों, कार्बनिक पदार्थ जैसे क्या क्या होते हैं, जैसे आपके अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, ईथर हो गया, केरोसिन हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब कार्बनिक पदार्थ को घोलक हैं, इसमें इसको आप लिपिड्स को घोल सकते हैं। अब लिपिड में देख लेते हैं क्या क्या है। सरल लिपिड, सबसे पहले सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, हमारे भोजन की लिपिड्स में 95% यही लिपिड होता है। कौन सा, सरल लिपिड। ठीक है, इसका प्रत्येक अणु ग्लिसरॉल के एक तथा फैटी एसिड के 3 अणुओं के साथ एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, यानी कि सरल अणु का प्रत्येक अणु ग्लिसरॉल के साथ जब जुड़ता है, लिपिड्स का, सिंपल लिपिड्स का ग्लिसरॉल के साथ, तथा फैटी एसिड भी, उसमें 3 चीज़ें, यानी सरल लिपिड्स, ठीक है, सिंपल लिपिड्स, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के 3 अणु। फैटी एसिड कितने, 3 अणु, जब कौन से बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड के द्वारा। इसका भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के आपस में जो बॉन्ड होती है, कौन सा बॉन्ड होता है, तो एस्टर बॉन्ड के द्वारा जब जुड़ते हैं तो इसको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, घी, तेल, चर्बी, मक्खन आदि सामान्य वसाएं हैं। ये सब कौन सी हैं, नॉर्मल वसाएं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम खाते हैं। जिन वसीय अम्लों के अणुओं में कार्बन परमाणुओं की क्या होती है, अच्छा, कार्बन परमाणुओं के बीच साथियों जो डबल बॉन्ड होता है। अच्छा देखिए आप उससे, हाँ, संतृप्त देख लीजिए इसको। कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है, उसे हम असंतृप्त वसाएं कहते हैं। अब देखिए ये इस पर भी क्वेश्चन पूछता है कि संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, संतृप्त वसा क्या होती है और असंतृप्त वसा क्या होती है। तो साथ ही मैंने बताया कि जो फैटी एसिड जिनके अणुओं के बीच में, यानी कार्बन परमाणु, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, तो जिन फैटी एसिड के कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है ना, यानी सिंगल बॉन्ड नहीं हो, तो उसको हम असंतृप्त वसा कहते हैं। ठीक है, और ये किसमें होते हैं, अधिकांश पादप वसाएं जो होती हैं वो क्या होती है, असंतृप्त वसाएं होती है। जैसे देखिए क्या है, जैसे मूंगफली, तिल, सरसों, सूरजमुखी एक्सेट्रा के तेल असंतृप्त वसाएं होती हैं। ठीक है, और ये सदा तरल अवस्था में रहती हैं, यानी हमेशा ही लिक्विड फॉर्म में रहती हैं। ये सॉलिड यानी जब फ्रीज नहीं होती, जमती नहीं है। इनमें अलग से हाइड्रोजन मिलाकर के वनस्पति घी बनाया जाता है, फिर उनको फ्रीज किया जाता है। ठीक है, और हमारे लिए साथियों वनस्पति जो वसा होती है, जो आपकी जो पादप वसाएं होती हैं, वही हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, फायदेमंद होती हैं, उससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है। अधिकांश जंतु वसाएं, यानी जो एनिमल जो फैट होती हैं, जैसे घी, चर्बी, मक्खन, ये सब क्या है, मक्खन वगैरह तो एनिमल विंग से मिलता है, दूध से निकलता है, चर्बी, घी भी, ये संतृप्त होती हैं। अब संतृप्त क्या होता है, ये जाड़ों में ठोस या अर्ध ठोस जाती है। जब ठंडी पड़ती है, जब ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है तो ये क्या होती है, सॉलिड हो जाती है। घी देखते हैं ना, जम जाता है तुरंत, बहुत ज़्यादा जम जाता है। ठीक है, संतृप्त क्या होती है, जब कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके संतृप्त बोलते हैं। इन्हें कठोर वसाएं यानी हार्ड फैट्स कहते हैं। भोजन में इनकी लगातार अधिकता से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल समझते हैं, जब हमारी जो वेन्स होती है, जो आर्टरीज होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उसमें क्या होता है, यही फैट्स की जब मात्रा जमने लगती है, जब हमारे बॉडी में जब फैट ज़्यादा हम लेते हैं, खाते हैं जब चर्बी वगैरह ज़्यादा, तो ये उसकी दीवार में लगती हैं चिपकने लगती हैं। तो क्या होता है, जो ब्लड का जो पासवे है ना, जो एरिया है वो कम होने लगता है। इसलिए क्या होता है, ब्लड प्रेशर फिर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, अटैक होता है कि आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, जिससे रुधिर परिसंचरण बाधित होने लगता है। इसलिए अब जंतु वसाओं के स्थान पर क्या पादप वसाओं का प्रयोग करना चाहिए या किया जाता है। ठीक है, जंतु वसा कम करें, नहीं ये सब चर्बी वगैरह कम खाना है। वसाएं भी ऊर्जा मुक्त करते हैं, वसाएं जो होती हैं ये भी ऊर्जा मुक्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगनी ऊर्जा मुक्त करते हैं। ये बात तो है कि कार्बोहाइड्रेट जितना मुक्त करता है उससे ज़्यादा, उससे दुगनी ऊर्जा में मुक्त करते हैं। शरीर में रिजर्व फूड के रूप में इनका सबसे अधिक महत्व होता है। ठीक है, किसका, फैट्स का, लिपिड्स का, क्योंकि
जल की मात्रा कम होने के कारण संचयन में कम स्थान घेरती हैं। इनमें जल बहुत कम मात्रा में होता है, तो जब ये हमारी बॉडी में जब स्टोर्ड होते हैं तो ये बहुत कम स्थान लेते हैं, ठीक है। इनका अधिकांश भंडारण वसी ऊतकों यानी एडिपोज टिश्यूज में होता है। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैट्स का यानी वसाओं का सबसे ज़्यादा भंडारण किस में होता है, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज। सीधे एडिपोज बोल देगा कि एडिपोज टिश्यूज किस लिए जाना जाता है, तो क्या करता है, किसके लिए, किसके भंडारण के लिए, फैट के भंडारण के लिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। मोम यानी वैक्स भी एक सरल लिपिड है। मोम भी एक सरल लिपिड है जो कि अन्य वसाओं से अधिक हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक होता है, जैसे क्या है हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, जो जल में घुलता नहीं है। सेब, नाशपाती एवं फलों पर तथा कीटों तथा अनेक जंतुओं के शरीर पर, बालों पर, पंखों पर या ऊन पर आदि पर मोम का महीन जलरोधक आवरण होता है। यानी एक जो मोम होती है वैक्स का लेयर चढ़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी का इस पर कोई असर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा देख लेते साथियों कंपाउंड लिपिड्स। अभी हम लोगों ने सिंपल लिपिड्स देखा था, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, ये जटिल वसा। फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स, ये क्या है, जटिल लिपिड्स हैं। कौन कौन से, फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स, ये सब जटिल लिपिड्स हैं, ठीक है। लिसाइथिन और सिफैलिन नामक फास्फोलिपिड्स तंत्रिका ऊतकों, यकृत कोशिकाओं, अंडपीड तथा पेशियों एक्सेट्रा में पाई जाती है, ठीक है। ये खासतौर से इस नाम से भी अलग से पूछता है कभी कोई क्वेश्चन में। लाइपोप्रोटीन सामान्य वसाएं हैं जो रुधिर में वसाओं के रूप में संचरण करती हैं। जो लाइपोप्रोटीन्स होती हैं ये वसा है, देखिए प्रोटीन्स लिखा हुआ है लेकिन ये भी क्वेश्चन कहीं कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रोटीन हो गया, ये क्या है, ये फैट है, ठीक है ना, वसाएं हैं लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन और किस में फ्लो करता है, हमारे ब्लड में क्या करता है, ये संचरण करता रहता है लाइपोप्रोटीन्स। तीसरा क्या है, व्युत्पन्न लिपिड्स यानी कि डिराइवेटिव्स लिपिड्स, ठीक है। ये वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड्स पदार्थ होते हैं जिनमें वसी अम्ल नहीं होते, ठीक है। व्युत्पन्न में जंतुओं में कोलेस्ट्रॉल नामक स्टेरॉयड सबसे अधिक पाया जाने वाला व्युत्पन्न लिपिड ही है। देखिए ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, स्टेरॉयड अभी आपको मिलेगा कि स्टेरॉयड क्या होते हैं, मैं बताता हूँ, और ठीक है। सबसे अधिक पाया जाने वाला व्युत्पन्न लिपिड्स ही है, ठीक है, स्टेरॉयड ही है। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से ही सॉरी कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से ही एथेरोस्क्लेरोसिस रोग होता है। कोलेस्ट्रॉल अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो ये रोग हो जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। आजकल औषधि निर्माता यानी जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो दवाओं का निर्माण करती हैं, जो दवाएं बनाती हैं, नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन से मिलते जुलते कृत्रिम स्टेरॉयड, आर्टिफिशियल स्टेरॉयड बनाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल स्टेरॉयड क्या होता है आपने सुना होगा, मैं बता रहा हूँ, जिसका क्या होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं जिसका उपयोग पेशियों और अस्थियों में साहस, शक्ति और मनोबल में अत्यधिक बढ़ोतरी के लिए क्या करते हैं, खिलाड़ी यूज करते हैं ताकि वो अपनी गेम में इसको क्या करें, जीत जाएं, ठीक है। गेम में या अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो स्टेरॉयड का यूज करते हैं। नहीं सुनते हैं कि इनको स्टेरॉयड यूज करने के बेस पर इनको जो है साल भर के लिए इनको बैन कर दिया गया या इनका मेडल वापस ले लिया गया क्योंकि इन्होंने स्टेरॉयड यूज किया था। स्टेरॉयड क्या होता है, ये तुरंत क्विक एनर्जी आपको देता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा, जैसे कोई रनर है तो उसको एनर्जी इतना ज़्यादा प्रोवाइड करके बहुत तेज सबसे आगे निकल जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है। तो अब वो तो एडिशनल चीज़ें हो गई, आपका नेचुरल तो रहा नहीं। तो ये क्या होती है, इसको अवैध माना गया है कि स्टेरॉयड का यूज करके कोई प्लेयर्स नहीं खेलेगा, ठीक है। अब शरीर में लिपिड का महत्व देख लेते हैं। इनका महत्व कहाँ है, ईंधन के रूप में भी इनका महत्व होता है, ठीक है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। संचित भोजन के रूप में अत्यधिक सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। लिपिड जो होते हैं हमारी बॉडी में ताप यानी टेम्परेचर का नियंत्रण करती हैं और सुरक्षा में सहायता करते हैं। संयुक्त लिपिड कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन एवं अन्य कोशिकांगों की जो झिल्ली होती है, जो और ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कोशिकांग होते हैं, उनकी जो झिल्लियां बनती हैं ना, उसमें लिपिड्स बहुत ज़्यादा, संयुक्त लिपिड्स होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि रचना एवं कार्यों में भाग लेता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछ देगा कि सेल मेम्ब्रेन में या सेल ऑर्गेनेल्स में कोशिका की झिल्लियों में फॉर्मेशन कौन सा लिपिड्स ज़्यादा हेल्प करता है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, संयुक्त लिपिड्स। और क्या है, कोलेस्ट्रॉल नामक लिपिड स्टेरॉयड जो होता है विटामिन डी और कई हार्मोन्स के संयोजन में भाग लेता है तथा शरीर को आकृति भी प्रदान करता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉयड जो होता है ये विटामिन डी और
हार्मोन्स के संयोजन में भाग लेता है। और दूसरा लिपिड साथियों क्या करता है, लिपिड क्या करता है, हमारे शरीर को आकृति भी प्रदान करता है। जो वसाएं होती हैं, नहीं बोलते कि तुम्हारी फैट बढ़ रहा है तुम्हारी बॉडी में, तो उनकी जो है उनकी क्या मसल्स वगैरह ज़्यादा बढ़ने लगती, फूलने लगती, तो वो एक स्ट्रक्चर बॉडी का मिलता है ना, ठीक है। उनके हिप्स वगैरह निकलने लगते हैं जिनकी ज़्यादा बॉडी में फैट जमा होता है, तो बोलते हैं ना कि तो क्या हो, एक बॉडी को शेप भी तो दे रहा है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को आकृति भी प्रदान करते हैं, ठीक है साथियों। तो लेक्चर लंबा होता जा रहा है, 34-35 मिनट का लेक्चर हो गया। अभी साथियों केवल न्यूट्रिएंट्स, अब मैंने बोला था कि 2 लेक्चर इसमें लग जाएगा, तो अभी ये आधा हुआ है साथियों, ठीक है। अब तीसरा हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा अगला जो लेक्चर होगा उसको मैं जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, ठीक है। थैंक यू।